कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग आदमी से होती है जो बिल्कुल शांत खड़ा है, जबकि उसके इर्द गिर्द लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये मंजर किसी जंग के मैदान से कम और दुनिया की सबसे ख़राब फैमिली रीयूनियन से ज़्यादा लग रहा था। एक ज़ख्मी लड़का उसकी तरफ बढ़ता है। बुजुर्ग आदमी उसे पहचान लेता है। वो ऐश था। वो पूछता है कि जब उसे मशरिकी एक्सपीडिशन स्क्वाड की कमांड करनी थी तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। ऐश जवाब देता है कि वो उसे मारने आया है। बाजू ज़ख्मी होने के बावजूद वो अपनी तलवार मजबूती से पकड़े रखता है और इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी स्क्वाड को सिर्फ चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर उन्हें फेंक दिया। फिर कड़वी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, क्या ये सच नहीं है फादर? बुजुर्ग आदमी रोड्रिक एम हायम ठंडी आवाज़ में जवाब देता है कि बिना परों वाले लोगों को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐश को अपना बेवकूफ़ बेटा तक कह देता है। हाउस एम हायम पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे मशहूर मार्शल क्लान माना जाता है। नस्लों से उन्होंने अपनी तलवारों को रॉयल फैमिली की हिफाजत के लिए वक्फ कर रखा है और क्लान का सरबराह रोड्रिक मुल्क का वाहिद आदमी है जिसके पास 7 विंग्स की ताकत मौजूद है। ऐश को याद आता है जब रोड्रिक ने एक बर्फानी तूफान में उसकी जान बचाई थी। उसी दिन से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस एहसान का बदला चुकाने में लगा दी। लेकिन अफसोस, शुक्रगुजारी के साथ शायद दुनिया की सबसे बुरी रिफंड पॉलिसी भी आती है। मगर ऐश पैदा ही बिना विंग्स के हुआ और वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। विंग्स जादुई ताकत की निशानी थी और जितने ज़्यादा विंग्स होते उतनी ही ज़्यादा कोई ताकतवर होता। इसी वजह से उसके भाई हमेशा उसका मजाक उड़ाते और उसे विंगलेस बुलाते। इस सब के बावजूद ऐश तलवार की ट्रेनिंग करता रहता। उसको यकीन था एक ना एक दिन उसकी मेहनत और वफादारी का सिला ज़रूर मिलेगा। अब ऐश अपने भाइयों के साथ जंगल में खड़ा है और तलवार हाथ में पकड़े हुए है। अचानक हर तरफ से मुसल्ला आदमी उन पर हमला कर देते हैं। ऐश फ़ौरन समझ जाता है कि ये उन पर हमला कर दिया गया है। वो अपने बाप से सवाल करता है, कहता है कि उसने पूरी ज़िंदगी उस पर भरोसा किया और उसका हुक्म माना, क्या बदले में उसे सिर्फ धोखा मिलना था? रोड्रिक पुरसकून लहजे में पूछता है कि एक मामूली औजार और क्या उम्मीद कर सकता है। फिर कहता है कि ऐश का काम अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब उसे मर जाना चाहिए। गुस्से से भरा ऐश अपने बाप की तरफ देखता है। वो सोचता है कि कितना बेवकूफ़ था जो इतने सालों तक उस पर यकीन करता रहा। वो अपनी तलवार चलाता है और रोड्रिक की गर्दन पर एक हल्का सा जख्म लगा देता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने से पहले ही उसके भाई पीछे से उसे जंजीरों में जकड़ लेते हैं। फिर उसके दोनों हाथ काट देते हैं। ऐश ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। एक भाई उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो कभी उनका असली भाई था ही नहीं। विंगलेस आदमी हमेशा विंगलेस ही रहता है। दूसरा कहता है कि ज़मीन पर रेंगना ही उस पर सूट करता है। मुश्किल से बोल पाते हुए ऐश पूछता है कि अगर आखिर में उसे फेंकना ही था तो रोड्रिक ने उसकी जान बचाई ही क्यों थी। रोड्रिक उसके पास घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि गलतफहमी में ना रहे, ऐश शुरू से ही बेकार था। फिर वो ऐश के बाल पकड़कर असली वजह बताता है। उसे असल में 7 विंग्स की वो ताकत चाहिए थी जो ऐश के जिस्म के अंदर छुपाई हुई थी। ऐश हैरान रह जाता है और पूछता है कि 7 विंग्स से उसका क्या मतलब है। रोड्रिक बताता है कि ऐश की माँ इसलिए काम की थी क्योंकि उसने उसके लिए एक परफेक्ट वेसल को जन्म दिया था। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। ऐश चीख कर उसे रोकने की कोशिश करता है और जवाब मांगता है, लेकिन उसके भाई बस अपनी तलवारें उसकी तरफ उठा लेते हैं। जैसे जैसे मौत करीब आती है, ऐश महसूस करता है कि उसके जिस्म में ठंड फैल रही है। वो सोचता है कि इतनी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद भी उसका अंजाम ऐसा ही होना था। तभी उसके इर्द गिर्द सब कुछ चमकता हुआ सफ़ेद रंग में बदल जाता है। अजीब सी गर्मी भी महसूस होती है। ऐश सोचता है कि शायद ये आखिरत है, लेकिन अगले ही पल उसे छींक आ जाती है, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे उसने अपनी शानदार रीबर्थ इमेजिन की थी। जब वो आंखें खोलता है उसे फ़ौरन एहसास होता है कि कुछ गलत है। उसका जिस्म बहुत छोटा लग रहा था। वो अपनी उंगलियों को देखता है और
पाता है कि वो एक बच्चे के हाथों के जैसे हैं। धीरे धीरे एक खौफनाक सच उसके जहन में बैठ जाता है। वो अब बड़ा आदमी नहीं रहा, वो एक बच्चा बन चुका था। ऐश इर्द गिर्द देखता है और पास ही एक औरत को देख लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ ना आए। उसे पहले ही आसपास से बुलंद आवाज़ें गूंजती लगती हैं। कुछ लोग चिल्लाते हुए हुक्म दे रहे हैं कि इलाके की तलाशी लो और उस औरत को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। ड्यूक रोड्रिक के लिए उस बच्चे को वापस लाना ज़रूरी है जिसे वो चुरा कर ले गए हैं। ये सुनकर ऐश का दिल हिल जाता है। जब सिपाही ड्यूक रोड्रिक के उस बच्चे को ढूंढने की बात करते हैं, ऐश समझ आता है कि शिकार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसे याद आता है कि उसने कभी सुना था कि उसे भी इसी तरह एक बर्फानी रात में पाया गया था, और फिर धीरे धीरे एक दशताना ख्याल उसके जहन में उभरने लगता है। क्या वो माजी में वापस आ गया है? ये ख्याल पूरी तरह उसको पागल कर देता है, लेकिन तेज़ रफ्तार से करीब आते घोड़ों की आवाज़ उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देती। ऐश फैसला करता है कि जवाब बाद में ढूंढेगा। अगर वो यहाँ रुक गया तो दोबारा रोड्रिक के हाथ लग जाएगा। और ये ख्याल जलते हुए फायरप्लेस को गले लगाने जितना खुशगवार लग रहा था। जिंदा रहने का इरादा करते हुए ऐश अपने छोटे छोटे हाथों के सहारे बर्फ़ में रेंगना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हुए उसे महसूस होता है कि उसका नन्हा जिस्म बुखार और थकन से जल रहा है, लेकिन फिर भी वो रुकने से इनकार कर देता है। कड़वी खांसी के साथ वो सोचता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ रेंगने में गुजर गई। पहचान के लिए रेंगना, जिंदा रहने के लिए रेंगना और उस लोगों से बचने के लिए रेंगना जो उसे मारना चाहते हैं। सच कहें तो अब तक तो एल्महायम का क्रस्ट भी रेंगता हुआ आदमी ही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐश खुद से वादा करता है कि वो हर हाल में ज़िंदा रहेगा और एक दिन रोड्रिक से अपना बदला ज़रूर लेगा। थोड़ा थोड़ा करके वो बर्फ़ में आगे घिसेटता रहता है। हैरत की बात यह है कि उसका नन्हा सा बच्चे वाला जिस्म भी इतना लंबा फासला तय कर लेता है, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो बेहोश हो जाता है। करीब ही एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वो फ़ौरन अपने बाप को आवाज़ देती है और कहती है कि इधर आएं। वो आदमी वहाँ पहुँचते ही देखता है और हैरान हो जाता है कि बर्फानी तूफान के दरमियान एक बच्चा अकेला पड़ा हुआ है। ये आदमी विस्काउंट हाउस हाइफ्रेड का सरबराह था। जब वो एहतियात से ऐश को उठाता है तो सोचता है कि इतनी ख़तरनाक जगह पर किसी ने एक बच्चे को क्यों छोड़ दिया। फिर उसकी नज़र बर्फ़ में बनी एक लंबी लकीर पर पड़ती है। वो ऐश के पीछे छोड़ गए निशानों को देखता है, और जितना फासला ऐश ने रेंग कर तय किया था उसे देखकर उसको यकीन ही नहीं आता। वो सोचता है कि आखिर एक बच्चा इतनी दूर अकेले कैसे रेंग सकता है। ऐश को बाहों में उठाए वो खामोशी से खुद से एक सवाल करता है, आखिर ये अजीब सा बच्चा है कौन? ऐश धीरे धीरे होश में आया और सोचने लगा कि वो कहाँ है। जल्द ही उसे समझ आ गया कि जिस बच्चे ने उसे पाया था वही उसे यहाँ ले आए हैं। एक छोटी लड़की उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और उसके आसपास कई बच्चे बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ जमा थे। एक बच्चा उसके नाक को उंगली से छेड़ता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, बेबी जाग गया। दूसरा बच्चा तुरंत उसे डांटने लगा, ऐसा मत करो, अगर तुमने ज़्यादा तंग किया तो उसकी क्यूट सी नाक गिर जाएगी। कुछ ही देर में बच्चे ऐश के हाथ और पाँव खींचने लगे जैसे उन्हें कोई रेयर खिलौना मिल गया हो। ऐश पूरी तरह परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी सिचुएशन है। आखिर उसने डिसाइड किया कि आज के लिए इतना बेबी हैरेसमेंट काफ़ी है। अचानक वो लड़की की बाहों से छलांग लगाकर भाग निकला। बच्चे घबरा गए और उसके पीछे दौड़ते हुए चलाने लगे, रुको रुको। ऐश भागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसके पीछे इतनी शिद्दत से क्यों पड़े हुए हैं। फिर अचानक उसकी आंखें शौक से फैल गई। उसका शरीर हवा में उठने लगा। ऐश को समझ आ गया कि उसके अंदर एक की मैजिक पावर कंट्रोल से बाहर है, और बुरी बात यह कि बेबी साइज हाथ पैर के साथ मैजिक कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। जब वो आसमान से नीचे गिरने लगा, डर ने उसे घेर लिया और उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली, लेकिन ज़मीन से टकराने से पहले किसी ने उसे पकड़ लिया। हाइफ्रेड ने उसे अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ रखा था। वो शांत आवाज़ में बोला, यह बच्चा फिर आसमान से गिर गया, वाकई बड़ा अजीब है। लगता है ये इसकी आदत बनती जा रही है। ऐश ने आंखें खोली और तुरंत उसे पहचान लिया। वो था विस्काउंट हाइफ्रेड एम्हायम, ड्यूक रोड्रिक का बड़ा भाई और हाउस एम्हायम की एक ब्रांच का हेड। कभी हाइफ्रेड और रोड्रिक दोनों मिलकर राज परिवार की रक्षा करते थे। उन्हें किंगडम के दो पर कहा जाता था, लेकिन ऐश की यादों में सिविल वार के दौरान हाइफ्रेड और उसका पूरा घराना बर्बाद हो चुका था।
उस पल ऐश ने सच्चाई को मान लिया, लेकिन किस्मत को शायद उसका मजाक उड़ाना बहुत पसंद था। ड्यूक के घर से भागने की कोशिश करते करते वो आखिर ड्यूक के बड़े भाई के पास आ पहुंचा था। क्या कमाल की किस्मत थी, बुरी किस्मत लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव। तभी एक कोमल स्वभाव वाली लेडी ने ऐश को अपनी बाहों में लिया और प्यार से पूछा, क्या इसकी मैजिक पावर कंट्रोल से बाहर हो गई थी? हाइफ्रिड ने सर हिलाया। मुझे पहले से ही शक था कि यह बच्चा आम नहीं है। फिर उसने ऐश को तसल्ली देते हुए कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। लेडी मुस्कुराई और ऐश को अपने से लगाकर गले लगा लिया। इस दौरान ऐश की नज़र हाइफ्रिड पर टिकी रही। अचानक हाइफ्रिड ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोला, इस बच्चे के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। फिर उसने ऐश की शर्ट हटा दी और उसकी पीठ पर बना एक अजीब निशान दिखाया। ये उस शक्ति का सबूत है जो इसके अंदर सो रही है, 7 विंग्स का निशान। बाद में जब लेडी ऐश को एक आईने के सामने लेके गई, ऐश ने अपनी पीठ पर बना वो निशान देखा। वो इसे घूरता रह गया, 7 विंग्स मेरे अंदर क्यों हैं? फिर उसे रोड्रिक का वो जालिम अल्फाज याद आए। ड्यूक ने कभी माना था कि उसे पालने की असली वजह 7 विंग्स की पावर थी। सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। रोड्रिक ने कभी उसे दाया के कारण नहीं बचाया था, वो सिर्फ एक दिन उसकी पावर छीनना चाहता था। ऐश कड़वी हंसी हंस पड़ा। पूरा जीवन लोग उसे मजाक उड़ाते रहे कि वो विंगलेस था, और वही लोग चुपके से उसके अंदर छुपी पावर के लालच में थे। लेडी चिंतित होकर बोली, आप इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं? ऐश तुरंत टेंस हो गया। वो 7 विंग्स की पावर को दोबारा हाउस एम हायम के हाथों में नहीं जाने दे सकता था। उसे एक दिन रोड्रिक से बदला लेना था, लेकिन अगले ही पल हाइफ्रिड ने ऐसी बात कही कि ऐश शौक में चला गया। मैं इस बच्चे को अपना अडॉप्टेड सन बनाऊंगा। ऐश की सांसें रुक गई। हाइफ्रिड ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। ये भी एक छोटे सी चिक की तरह है जो खुद से उड़ नहीं सकता। जिस दिन ये अपनी मर्जी से उड़ना चाहेगा उस दिन मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। बहुत दिनों बाद ऐश ने ऐसे शब्द सुने जिनमें कोई छुपी हुई बेरहमी नहीं थी। तभी पहले वाले बच्चे ढूंढते ढूंढते कमरे में घुस आए। एक बच्चा शिकायत करते हुए बोला, हम कह रहे थे ना, हमें इस बच्चे की चिंता हो रही थी। फिर एक छोटी लड़की लेडी के पास आई और पूछा, इसका नाम क्या होगा? लेडी ने ऐश को अपनी बाहों में उठाया और प्यार से मुस्कुराई, इसका नाम एस्टर होगा, हमारे परिवार में पैदा हुआ एक नया सितारा। 10 साल बाद एक शानदार कैरेज एम हायम परिवार की अधीन एक विशाल महल के सामने आकर रुकी। एक नौजवान सर्वेंट तुरंत झुक गया, विस्काउंट हाइफ्रिड, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कैरेज का दरवाज़ा खुला। सबसे पहले एस्टर बाहर निकला। फिर उसने अंदर बैठी एक लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, सिस्टर एल्फिन संभाल कर। एल्फिन मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, थैंक यू। बस 3 सेकंड तक एल्फिन का हाथ पकड़ते ही एस्टर को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वो लोग स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में आए थे। ये एक ग्रैंड एनुअल इवेंट था जहां एम हायम बैनर के नीचे आने वाले नोबल हाउसेस इकट्ठा होते थे। ऑफिशियली ये दोस्ती और अलायंस मजबूत करने का फेस्टिवल था। रियलिटी में ये ज़्यादातर नोबल्स का एक दूसरे की इज्जत तोड़ने का कंपटीशन था। हर यंग स्पोर्ट्समैन अपनी फैमिली नेम को रिप्रेजेंट करता था और हर हाउस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता था। जैसे ही हाइफ्रिड, एल्फिन और एस्टर हाल में दाखिल हुए, फुसाफुसी शुरू हो गई। क्या विस्काउंट हाउस फिर से अपनी बेइज्जती करवाने आ गया? लगता है इन्होंने अभी तक सीखा नहीं। कहते हैं इनका हायर इतनी देर तक नहीं मिला कि इन्हें किसी अनजान बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ा। क्या हाउस एम हायम की रेपुटेशन और ज़्यादा बर्बाद करनी बाकी थी? जल्द ही सबकी नज़र सीधी एस्टर पर आ टिकी। एल्फिन धीरे से बोली, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। यहाँ जो कमज़ोरी दिखाता है उसे लोग तुरंत कुचल देते हैं। एस्टर ने उसकी बंद मुट्ठी देखी और उसका मतलब समझ गया। यहाँ काइंडनेस उतनी ही रेयर थी जितनी नोबल बैंक्वेट में सच्चाई। बिना पीछे मुड़े हाइफ्रिड बोला, यही हमारे विस्काउंट हाउस की करंट पोजीशन है। फिर उसने एस्टर की तरफ देखा, खुद देखने के बाद तुम निराश हो? एस्टर ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो इतनी हॉस्टिलिटी मुझ में काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। हाइफ्रिड ज़ोर से हंस पड़ा, अच्छा जवाब है। एस्टर चुपचाप अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करने लगा। तब वो हाउस एम हायम का डिस्ग्रेस था और ऐसी ही गैदरिंग में लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। ये फेस्टिवल उसके लिए कड़वी यादों से भरा हुआ था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार उसके पास 7 विंग्स की शक्ति थी।
जब एस्टर ने ऊपर देखा, उसने अपने पुराने भाइयों को एक खिड़की के पास खड़े हुए देखा। वो चुपचाप उसे देख रहे थे। एस्टर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, सबसे पहले नोबल सोसाइटी में एक धमाकेदार एंट्री करते हैं, या फिर ज़्यादा सही कहूँ तो सबके लिए एक धमाकेदार डिज़ास्टर। एक ऐसा दौर जहाँ नाइट सबसे ऊपर होते हैं, वहाँ सब कुछ दो चीज़ों से तय होता है, ताकत और शान। नाइट्स को दो चीज़ों से जज किया जाता है, उनकी तलवार चलाने की स्किल और उनकी शोहरत, और इन दोनों का सबसे बड़ा निशान है विंग एम्बलम। नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में दो नाइट्स ज़बरदस्त मुकाबले में टकरा रहे थे। उनकी तलवारों की टकराहट की आवाज़ पूरे अरीना में गूंज रही थी। ऊपर बालकोनी से एल्फिन, ऐश और हाइफ्रिड ये सब देख रहे थे। एल्फिन ने आसपास नज़र डालते हुए कहा, यह जगह हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, अब समझ आता है कि सिस्टर फ्यूरिन और फ्लेयर यहाँ क्यों नहीं आई। नोबल लोगों की इस पागलपन की भी एक लिमिट होती है। एस्टर चुपचाप ड्यूल देख रहा था और अचानक उसकी पुरानी जिंदगी की यादें उभर आईं। उसे याद आया कैसे वो अपने ही भाइयों से हार गया था। एल्फिन ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, फर्स्ट स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल है तुम्हारा, नर्वस हो? एस्टर ने हैरान कर देने वाले अंदाज में जवाब दिया, नहीं, लेकिन अंदर से वो कुछ और महसूस कर रहा था। डर नहीं, नॉस्टैल्जिया। वो नरम और मीठी यादों वाली नॉस्टैल्जिया नहीं, बल्कि वो जो स्टील और पुरानी खून का स्वाद छोड़ जाती हैं। तभी हाइफ्रिड ने कहा, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। जाने से पहले उसने एस्टर की तरफ देखा, एल्फिन का ख्याल रखना। वट? एल्फिन फौरन चिल्लाई, मैं एस्टर से 1 साल बड़ी हूँ, मुझे किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं है। एस्टर हंस पड़ा, तुम फिर भी क्लमसी हो। हाइफ्रिड ने फिर एस्टर के कंधे पर हाथ रखा, इस जनरेशन के बहुत से बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जितना हो सके कनेक्शंस बनाओ। फिर वो थोड़ा सा झुका और धीमी आवाज़ में बोला, और 7 विंग्स का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी नज़र एक पल के लिए सख्त हो गई, समझे? एस्टर ने सर हिलाया और हाइफ्रिड वहाँ से चला गया। एस्टर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा, इस खुलेआम दुश्मनी से भरी जगह में दोस्त बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। फिर उसकी नज़र नीचे हजूम पर पड़ी और उसने फैसला कर लिया वो दोस्त बनाने जा रहा था, क्योंकि अपेरेंटली नॉर्मल लोग पॉलिटिकल बैटलफील्ड में रिफ्रेशमेंट के साथ दोस्त ही बनाते हैं। पीछे से एल्फिन की आवाज़ आई, अरे कहाँ जा रहे हो? एस्टर ने सीधा जवाब दिया, दोस्त बनाने। दूसरी तरफ ऐश के भाई यंग नोबल्स के एक ग्रुप के साथ बैठे हुए थे। कई लड़के उनके आसपास खड़े थे, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एस्टर सीधा उनकी तरफ चल दिया। एक भाई ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? एस्टर ने शराफत से मुस्कुराते हुए हल्का सा झुककर कहा, मेरा नाम एस्टर F.M. हायम है, मैं आपका छोटा भाई हूँ। दूर से आपको देखा इसलिए सलाम करने आ गया। आसपास के नोबल्स आपस में बातें करने शुरू हो गए। वही अडॉप्टेड चाइल्ड है, विस्काउंट के घर में लिया गया था ना? ऐश का दूसरा भाई जोर से हंस पड़ा, इसलिए बिना शर्म के एफ सरनेम यूज़ करता है। डेरेस और गुरियन वहाँ बैठे हुए थे, वही 2 भाई, वही लोग जिन्होंने एस्टर की पिछली ज़िंदगी में उसे मार दिया था। लेकिन अब एस्टर उन्हें देखकर सिर्फ इतना सोच रहा था, ये दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चे बड़ों की नकल करने की कोशिश कर रहे हों, जैसे घमंड से बनी आर्मोर पहन रखी हो। तभी एल्फिन वहाँ पहुँची और एस्टर का हाथ पकड़ लिया। चलो, काफ़ी ग्रीटिंग हो गई। डेरेस की नज़र उस पर पड़ी, उसके होंठों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। ओह, तुम भी यहाँ आई हो? पहले फादर के पीछे छुप रही थी, फिर उसने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, इधर आओ और हमें एंटरटेन करो। मेन हाउस का ऑर्डर समझो। एल्फिन की आंखें ठंडी हो गईं। मेन हाउस और ब्रांच हाउस के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। इतना कहकर वो एस्टर को खींच के लेकर जाने लगी। एस्टर ने प्रोटेस्ट किया, अरे मैं अभी बात कर रहा था। डेरेस के होंठों पर स्मिर्क आ गया और उसने सीधा हाइफ्रेड पर वार किया। वही हाइफ्रेड जो किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जो अपने ही भाई से हारकर अपना हाथ गंवा बैठा। फेलियर की चलती फिरती मिसाल। उसकी हंसी और गहरी हो गई। अच्छा हुआ उसका खून मेरी रगों में नहीं दौड़ता। एल्फिन का पूरा जिस्म गुस्से से कांप गया। वो पलट कर चीखी, अपनी बात वापस लो। लेकिन उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले डेरेस ने अपनी ड्रिंक उसकी तरफ थूक दी।
लाल लिक्विड उसकी ड्रेस पर गिर गया और फिर उसने जहर भरी आवाज़ में कहा, उस ब्लड लाइन में सिर्फ बेकार औरतें ही पैदा होती हैं जो टाइटल इनहेरिट भी नहीं कर सकती। उसने हंसकर और भी जालिमाना बात कही, वैसे तुम्हें रेड ड्रेस पहनकर आना चाहिए था, कम से कम दाग तो नज़र नहीं आता। एल्फिन ने अपनी ड्रेस जोर से पकड़ ली, आंखों में आंसू भरने लगे। एस्टर चुप खड़ा था और उसने एक अजीब चीज़ महसूस की। पिछली ज़िंदगी में उसने सोचा था कि जब दोबारा इनसे मिलेगा तो कुछ महसूस नहीं करेगा, ना गुस्सा ना नफ़रत, बस खालीपन। लेकिन अब वो खुश था क्योंकि बहुत वक्त बाद उसने दोबारा कुछ महसूस किया था। उसने आगे बढ़कर एल्फिन के कंधे पर आराम से हाथ रखा, फिर उसने डेरिस की तरफ देखा और बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बोला, डेरिस। उसने एक वाइन बोतल हवा में उछाल दी। डेरिस ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया और उसी पल एस्टर की तलवार चमकी। एक ही स्लैश, बोतल बीच से दो टुकड़े हो गई। लाल शराब डेरिस के चेहरे पर फट पड़ी। पूरा ग्रुप जम गया, सबकी सांसें रुक गईं। गुरियोन घबराकर डेरिस की तरफ दौड़ा और एस्टर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपना अंगूठा हल्का सा चाटा, फिर मुस्कुराया। रिलैक्स, सिर्फ ग्रेप जूस है, एक इतने बड़े नोबल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। 3 साल पहले एस्टर पहली दफ़ा 7 विंग्स की पावर पर कंट्रोल खो देता है। उसके आसपास इतनी भयानक माना फूट पड़ती है कि पूरा इलाका कांप उठता है। हाइफ्रिड बेचैन होकर चिल्लाता है कि एस्टर खुद को कंट्रोल करे। वो पूछता है क्या वो अपनी बहन को मारना चाहता है। नज़दीक ही उसकी बहन कूडो बेहोश होकर मार्फा की बाहों में गिर जाती है। हाइफ्रिड लगातार एस्टर को आवाज़ देता रहता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर एस्टर के आसपास घूमती बेपनाह माना पूरी जगह को हिलाकर रख देती है। जब हाइफ्रिड उस खतरनाक ताकत को देखता है तब उसे 7 विंग्स के पीछे छुपी असली दहशत का एहसास होता है। वो सोचता है क्या इतनी खतरनाक पावर को वाकई कंट्रोल किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्या उनमें से कोई भी इस पावर को संभालने के काबिल है। क्योंकि इस वक्त एस्टर किसी बच्चे से ज़्यादा एक ऐसी कुदरती आफत लग रहा था जो तलवार चलाना सीख रही हो। कुछ वक्त बाद एक रस्मी मीटिंग के दौरान एक छोटा लड़का अचानक कमरे में दौड़ता हुआ आ जाता है। एक रॉयल फौरन उसे डांट देता है और याद दिलाता है कि वो लोग एक अहम बहस के बीच में हैं। घबराया हुआ लड़का माफ़ी मांगता है और बताता है कि एम हायम के मेन हाउस और ब्रांच हाउस के दरमियान इमरजेंसी पैदा हो गई है। दोनों घरों के बेटे एक दूसरे के साथ ड्यूल कर रहे हैं। जैसे ही हाइफ्रिड ये सुनता है उसे फ़ौरन समझ आ जाता है कि कौन शामिल है। बगैर कुछ कहे वो कमरे से निकल पड़ता है। एल्फिन भी उसके पीछे चल पड़ती है। हालवे से गुजरते हुए हाइफ्रिड पूछता है कि असल में हुआ क्या है। इसी दौरान एक रॉयल हंसकर कहता है कि ये तो बस मशहूर हाउस एम हायम के अंदर भाई बहनों का झगड़ा है। नोबल्स वाकई फैमिली वायलेंस को तमाशे में बदलने में कमाल की रफ्तार रखते हैं। जल्द ही हाइफ्रिड, एल्फिन और कई रॉयल्स टेरेस पर पहुंच जाते हैं जो स्पारिंग ग्राउंड को ओवरलुक करता है। नीचे डेरिस और एस्टर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एक रॉयल पुरजोश अंदाज में कहता है कि ऐसा मंजर रोज रोज देखने को नहीं मिलता। इस ड्यूल का नतीजा स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल तक को हिला सकता है। मैदान में डेरिस फख्र से अपनी तलवार उठाता है। उसके हाथ पर 4 चमकते हुए विंग्स नजर आते हैं। वो एस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने डुक्कल फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की। आसपास के नोबल्स डेरिस की तारीफों के पुल बांध देते हैं और उसे मेन हाउस का असली वारिस कहते हैं। उनके नज़दीक 4 विंग्स वाले और एक गोद लिए हुए बच्चे के दरमियान फ़र्क इतना ज़्यादा है कि रिजल्ट पहले ही तय लगते थे। डेरिस मुस्कुराकर एस्टर से कहता है कि अगर उसके पास भी विंग एम्बलम है तो दिखाए। फिर मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि कहीं वो 4 विंग्स देकर शर्मिंदा तो नहीं हो गया। एस्टर पुरसकून लहजे में जवाब देता है कि एक सिंपल पैटर्न पर इतना फ़ख्र करना ज़्यादा शर्मनाक लगता है। डेरिस फ़ौरन गुस्से से बर उठता है, लेकिन एस्टर यही नहीं रुकता। वो याद दिलाता है कि अगर वो जीत गया तो डेरिस को एल्फिन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर बड़े अदाब से पूछता है कि क्या उसका प्यारा कज़न उससे जलील होने के लिए तैयार है। डेरिस फ़ौरन चैलेंज कबूल कर लेता है। वो ऐलान करता है कि अगर वो जीता तो एस्टर ज़िंदगी भर उसका कुत्ता बनकर रहेगा और उसे मरते दम तक काम करवाएगा। अगले ही पल डेरिस तेज़ रफ्तारी से हमला करता है। उसकी तलवार बिजली की तरह एस्टर की तरफ बढ़ती है। एस्टर आराम से उस वार को रोक देता है। फिर एक पल में डेरिस अपनी रफ्तार से नज़रों से गायब हो जाता है। एस्टर महसूस करता है कि उसकी तलवार पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांप रहा है। डेरिस हवा में उसके ऊपर दोबारा जाहिर होता है, दोनों हाथों में तलवारें लिए हुए। वो फ़ख्र से कहता है कि विंग्स के साथ पैदा होने वालों की असल ताकत यही होती है। एल्फिन बेचैन होकर एस्टर का नाम पुकारती है। एक रॉयल समझता है कि डेरिस की स्वॉर्ड्समैनशिप अभी भी इमेच्योर है, मगर 4 विंग्स से मिलने वाली बेपनाह माना उसकी हर कमी को पूरा कर देती है।
वो मिसाल देता है कि अगर एक विंग की पावर एक मोमबत्ती जैसी है तो 4 विंग्स की पावर एक धमाके के बराबर है। इस दौरान डेरेस लगातार हमला करता रहता है और एस्टर का मजाक उड़ाता रहता है। वो पूछता है कि उसका पहले वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गया, फिर उसे चैलेंज करता है कि अपनी असली पावर दिखाए। हमलों की ताकत से एस्टर के आसपास धुआं उठने लगता है। अचानक डेरेस उसके पीछे हवा में नजर आता है और दोनों तलवारें फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए उठा लेता है। एक रॉयल आराम से ऐलान करता है कि मैच तो खत्म हो गया। डेरेस दोनों तलवारें नीचे ले आता है, मगर आखिरी लम्हे पर एस्टर अपनी एक ही तलवार से दोनों वार रोक लेता है। डेरेस शौक में चला जाता है। एस्टर की तलवार से अचानक शोले फूट पड़ते हैं। एस्टर ठंडे लहजे में कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर वो जबरदस्त ताकत के साथ वार करते हुए डेरेस को दूर उछाल देता है। जब डेरेस पीछे गिरता हुआ जाता है, एस्टर खामोशी से पिछले 10 सालों को याद करता है। विस्काउंट हाउस में आने के बाद से उसने लगातार ट्रेनिंग की थी, मैजिक को कंट्रोल करने और तलवार को बेहतर बनाने के लिए। सब कुछ इसी लम्हे के लिए था। एस्टर बिना रुके डेरेस की तरफ दौड़ता है। डेरेस दोनों तलवारों से बचने की कोशिश करता है, मगर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एक घुटने पर आ जाता है। गुरियोन भी अपने भाई को इस तरह दबते देखकर हैरान रह जाता है। डेरेस चीख कर याद दिलाता है कि उसके पास 4 विंग्स है। एस्टर बस उसी खामोशी से देखता रहता है। उसके जिस्म से निकलता माना डेरेस की तलवारों में दरारें डालना शुरू कर देता है। पूरा मजमा हैरानी से फट पड़ता है। किसी को यकीन नहीं आता कि डेरेस इतनी बुरी तरह हार सकता है। कुछ लोग तो ये तक सोचने लगते हैं कि हाउस एम हायम ने शायद कोई मॉन्स्टर छुपा रखा था। ऊपर से देखते हुए हाइफ्रेड को अचानक महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इस दौरान डेरेस बेचैनी से एस्टर के हमलों से बचता रहता है। जब खौफ उस पर हावी हो जाता है तो उसकी पुरानी जिंदगी की यादें उसको आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने सालों पहले ऐश को कत्ल किया था। फिर वो सीधा एस्टर की आंखों में देखता है। एक पल के लिए उसे एस्टर नजर नहीं आता, उसे ऐश नजर आता है। दहशत उसे पूरी तरह निगल लेती है। डेरेस घबराकर चीखने लगता है और एस्टर से रुकने की भीख मांगता है। इसी वक्त एस्टर की माना से उसकी दोनों तलवारें पूरी तरह टूट जाती हैं। टूटने की आवाज़ पूरे स्पारिंग ग्राउंड में गूंज उठती है। तमाम तमाशाई खामोश रह जाते हैं। धुआं धीरे धीरे मैदान में फैलता है, जबकि रॉयल्स बेयकीनी से देखते रहते हैं। जब धुआं साफ होता है, डेरेस ज़मीन पर बेबस बैठा नजर आता है। उसके हाथों में सिर्फ टूटी हुई तलवारों के हैंडल्स बचे होते हैं। उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और उसके चेहरे पर मौजूद जलील होने का एहसास और पानी से भी ज़्यादा साफ नज़र आता है। हाउस एम हायम का फ़ख्र करने वाला वारिस के वाकई तारीखी परफॉर्मेंस थी। एस्टर आराम से उसके सामने खड़ा रहता है, तलवार नीचे किए हुए। फिर बिल्कुल सही वक्त पर वो डेरेस की अपनी बेइज्जती उसी को वापस कर देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर डेरेस गीला होने से बचना चाहता है तो शायद अब उसे रैग्स पहनना शुरू कर देने चाहिए। नज़दीक खड़े नोबल्स की सांसें तक रुक जाती हैं, कुछ शौक से और कुछ इसलिए कि वो अपनी हंसी को खुद से रोक रहे होते हैं। एस्टर अपनी तलवार शीत में वापस रख देता है। फिर उसकी नज़र अरीना के ऊपर खड़ी एल्फिन पर पड़ती है। एक पल के लिए उसके दिल में सुकून आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो पिछली ज़िंदगी वाला बेबस और विंगलेस ऐश नहीं रहा। सिर्फ ये बात समझ लेना ही उसके दिल की नफरत को हल्का कर देता है। मगर ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिका। अचानक एस्टर की आंखें फैल जाती हैं। एक बेपनाह माना की लहर तूफान की तरह अरीना पर फूट पड़ती है। हवा तक भारी महसूस होने लगती है। हर शख्स बेइख्तियार जम जाता है। एस्टर धीरे से मुड़ता है। अरीना की ऊपर वाली मंजिल पर एक आदमी खामोशी से खड़ा होता है। उसकी मौजूदगी ही आसपास के माहौल पर हावी हो रही होती है। एस्टर उसे फौरन पहचान लेता है। रोड्रिक एम हायम आ चुका है। रॉयल्स आपस में धीमी आवाज़ में बातें करने लगे। उनकी आवाज़ों में हैरानी और तनाव दोनों था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी देखा। विस्काउंट हाउस का सबसे छोटा बेटा एम हायम मेन फैमिली के तीसरे बेटे को हरा चुका था, लेकिन जीत की खुशी के बजाय पूरे मैदान में एक भारी सन्नाटा छा गया। एक नोबल धीरे से बोला कि ये मामला अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। दूसरा जवाब देता है कि पब्लिक के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद मेन हाउस कभी चुप नहीं बैठेगा। सबकी नज़रें ऊपर उठती हैं। एम हायम मेन हाउस का मुखिया रोड्रिक एम हायम बिना किसी एक्सप्रेशन के सब कुछ देख रहा था। नीचे ज़मीन पर एस्टर सीधा उसके सामने खड़ा था। एस्टर की आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसने उस आदमी को पहचान लिया था जिसे वो कभी अपना बाप कहता था, ड्यूक रोड्रिक। पीछे डेरेस धीरे धीरे उठता है। जैसे ही उसकी नज़र अपने बाप पर पड़ती है, वो भागकर उसके पास पहुंचता है और बच्चे की तरह उसके कपड़ों को पकड़ लेता है। वो चीख कर कहता है कि ये सब एस्टर ने किया है। वो बेचैनी से एस्टर की तरफ उंगली करता है और उसको एक गंदा मोनग्रिल कहकर बुलाते हुए चिल्लाता है।
उसने अब मेन हाउस को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की। फिर वो अपने बाप से गोहर लगाता है कि अपनी ताकत के इस्तेमाल करके एस्टर को सजा दें, लेकिन उसके बोल ख़त्म होने से पहले ही रोड्रिक हरकत करता है। बिना किसी वार्निंग के वो अपनी तलवार की शीट से डैरेस के हाथ ज़मीन पर दबा देता है। एक डरा देने वाली हड्डी टूटने की आवाज़ गूंजती है। डैरेस दर्द से चीख उठता है जब उसका हाथ पत्थर के फर्श पर खून से भर जाता है। पूरा अरीना एकदम खामोश हो जाता है। नोबल्स तक सांस लेना भूल जाते हैं। रोड्रिक आराम से अपनी तलवार निकालता है, फिर वही डैरेस की तरफ देखकर ठंडी आवाज़ में पूछता है, एक ड्यूल हारने के बाद भी तुम बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें ज़रा सी भी गर्माहट नहीं थी। वो आगे कहता है, क्या तुम समझते हो कि तुमने किया क्या है। तुमने हमारे क्लान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, और हाउस एम हायम में ये गुनाह हार से भी बड़ा माना जाता है। रोड्रिक की नज़र और तेज़ हो गई। जो लोग अपना बदला खुद नहीं ले सकते, उन्हें एम हायम के खून का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हाइफ्रिड ज़ोर से चिल्लाता है, रोड्रिक बस करो। उसकी आवाज़ अरीना के तनाव को चीर देती है। रोड्रिक शांति से अपनी तलवार उठाता है और कहता है, जो लोग तलवार ठीक से पकड़ भी नहीं सकते, उन्हें तलवार रखने का कोई हक नहीं। हाइफ्रिड फिर से चिल्लाता है कि वो वहीं रुक जाए। तब बिना किसी वार्निंग के रोड्रिक अपनी तलवार की धार एस्टर के कंधे के पास ले आता है और पूछता है, ये सब का मतलब क्या है। एस्टर बिल्कुल शांत रहता है। वजह सिंपल है, मेरे कज़न ने अब तक मेरी बहन से माफ़ी नहीं मांगी। फिर वो पूछता है, क्या सज़ा थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकती। और जैसे ये कोई आम फैमिली डिस्कशन हो, वह अदाब से अंकल भी कह देता है। रोड्रिक अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। मैंने सुना है कि तुम एक आंट हो जिसे हाइफ्रिड ने अपनाया था। क्या सिर्फ इतना तुम्हें एम हायम का हिस्सा बना देता है। एस्टर बिना झिझक जवाब देता है, मैं विस्काउंट का बेटा हूँ। चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, मुझे सिखाया गया है कि परिवार की इज्जत और उसका नाम का बोझ असल चीज़ें होती हैं। मेरे फादर ने मुझे यही विरासत दी है। रोड्रिक एक नज़र हाइफ्रिड पर डालता है, फिर कहता है, विस्काउंट हाउस का हिस्सा होते हुए तुम मेन हाउस की रेपुटेशन को बिना वजह नुकसान पहुंचा रहे हो। वो एम हायम की शान का जिक्र करता है। किंग स्वॉर्ड हज़ारों नाइट से ऊपर खड़ा था। ये कोई बच्चों की लड़ाई नहीं है। फिर उसकी आवाज़ और ठंडी हो जाती है। हाइफ्रिड ने अपनी गलती की कीमत एक बाजू गंवाकर चुकाई थी। उसकी नज़र एस्टर पर टिक जाती है। तुम क्या कुर्बानी देने को तैयार हो। एस्टर मजबूत आवाज़ में जवाब देता है, ये कभी भी भाई बहन की छोटी सी लड़ाई नहीं थी। ये एक फॉर्मल ड्यूल था। मैं सिर्फ विस्काउंट हाउस की बेइज्जती का जवाब अपनी तलवार से दे रहा था। फिर वो रोड्रिक के अपने अल्फाज उसी को वापस सुना देता है, जो लोग अपना बदला खुद नहीं ले सकते, उन्हें तलवार पकड़ने का कोई हक नहीं। और फिर कहता है, मैं अपनी एक उंगली तक खोना नहीं चाहता। एल्फिन घबराहट में अपना हाथ जोर से खींच लेती है। गुरियोन हैरान रह जाता है। वो सिर्फ 10 साल का है, क्या ये कोई मजाक है। आखिरकार रोड्रिक अपनी तलवार वापस रख देता है। ठीक है, मैं समझ गया। एस्टर तुरंत जवाब देता है, अगर ऐसा है तो फिर तैयार हो जाएं। वो दोबारा अपनी तलवार निकाल लेता है। अगले ही पल रोड्रिक बिना वार्निंग के अपनी तलवार आगे फेंकता है। एल्फ्रिड डर के मारे अपना चेहरा छुपा लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाइफ्रिड चीखता है। रोड्रिक तलवार खींच के आगे कूद पड़ता है, लेकिन रोड्रिक बिना पीछे मुड़े उसका हमला आसानी से रोक देता है। हाइफ्रिड ज़मीन पर उतरता है और तुरंत एस्टर की तरफ दौड़ता है। आर यू ऑलराइट? टूटी हुई तलवार ज़मीन पर पड़ी थी। हाइफ्रिड देखता है कि एस्टर अभी भी खड़ा है। उसके चेहरे से खून बह रहा था। रोड्रिक मुड़ता है और चलने लगता है। डैरेस छुपके उसके पीछे चल देता है। तभी हाइफ्रिड को एहसास होता है कि एस्टर होश खो रहा है। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। कमज़ोर आवाज़ में एस्टर कहता है, मैंने सब कुछ बचा लिया, वादा भी और बाकी सब भी। हाइफ्रिड हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, तुमने कमाल कर दिया बेटा। ऊपर टेरेस पर खड़े रॉयल्स फिर से फुसफुसाने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि रोड्रिक का कदम सख्त था, लेकिन ज़रूरी भी। अगर एस्टर को आगे बढ़ने दिया जाता तो मेन हाउस की इज्जत टूट जाती। वो इसे एक कैलकुलेटेड कम्प्रोमाइज़ कहते हैं। साथ ही ये भी मानते हैं कि ड्यूक रोड्रिक के सामने टिक कर एस्टर ने अपना नाम बना लिया, और ये कोई छोटी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सबसे इंटेंस सोशल बैटल थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी। कुछ तो ये तक फुसफुसाते हैं कि एम हायम हाउस 2 हिस्सों में टूटने के करीब है। अरीना से निकलते हुए रोड्रिक एक बार पीछे मुड़कर हाइफ्रिड, एल्फिन और एस्टर को देखता है। उसकी आवाज़ शांत थी। ऐसा तूफान जो दुनिया को 2 या 3 टुकड़ों में बांट सकता है, वो दौर आने वाला है।